आप सभी का स्वागत है। दीक्षार्थ वैदिक गुरुकुलम गुरुकुल की शिक्षाओं को ऑनलाइन माध्यम से आप सभी के बीच पहुंचाने के इस प्रकल्प को लेकर के एक दूसरा पाठ्यक्रम, जिसको अब से पूर्व एक पाठ्यक्रम पहले हम दे चुके, उसके बाद उसी की दूसरी श्रृंखला सदवृत्त नाम से। ये सदवृत्त क्या है, इसको क्यों, कैसे, इसके पीछे की योजना क्या है, इन सबको जानने से पूर्व आइए कुछ अवलोकन कर लेते हैं, कुछ जान लेते हैं इसकी आवश्यकता क्या है, प्रासंगिकता क्या है और इसकी उपयोगिता भी है अथवा नहीं है। वर्तमान में ऑनलाइन माध्यम से बहुत सारी कक्षाएं संचालित हो रही हैं। गूगल मीट पर प्रतिदिन न जाने सैकड़ों हजारों कक्षाएं हो रही हैं। इसके पीछे कुछ योजना है, कोई चिंतन है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप में से जो भी जानते हैं, बच्चों के अभिभावक विशेष रूप से ध्यान देंगे और जो बच्चे हैं वो भी ध्यान से सुनेंगे। मैं आप सबको रिलेट करते हुए बात करूंगा और बात एकदम आंकड़ों के, तथ्यों के आधार पर करूंगा। कोई भी ओछी या कम वजन वाली बात नहीं करूंगा। बहुत संक्षेप में बातें रखूंगा जिससे आपको स्पष्ट हो सके कि इसका कोई उद्देश्य है। आपने एक नाम सुना होगा, थॉमस बेबिंगटन। यदि किसी ने सुना है तो अपने आप को अनम्यूट करके उत्तर दें। थॉमस बेबिंगटन एक विदेश के विद्वान हुए हैं। मैं एक दूसरा नाम लेता हूं और निश्चित रूप से कहता हूं कि इस नाम को सुनते ही आप कहेंगे हाँ, हम इस नाम को जानते हैं। एक दूसरा नाम है लॉर्ड मैकाले। क्या आप में से किसी ने इस नाम को सुना? कौन थे लॉर्ड मैकाले, कोई बताना चाहेंगे? जी आदरणीय आचार्य जी, प्रणाम। जी प्रणाम। लॉर्ड मैकाले ने जब हमारा देश पर अंग्रेजों का शासन था तो उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि किसी देश को यदि गुलाम करना है तो वहाँ की शिक्षा पद्धति और वहाँ की संस्कृति को विनष्ट किया जाए और अपनी शिक्षा पद्धति वहाँ पर स्थापित की जाए, तो मूल से ही हम वहाँ के लोगों को गुलाम बना सकते हैं। जी सुमन माता जी, मेरा प्रश्न ये नहीं था कि लॉर्ड मैकाले की नीतियां, उनके कार्य क्या थे। म्यूट कर लीजिए सुमन माता जी, अपनी बात कह करके अपने आप को म्यूट कर लिया करें, ये ध्यान रखें सदैव सभी लोग। मेरा प्रश्न ये था कि लॉर्ड मैकाले कौन थे, इनकी नीतियां, इनके कार्य क्या थे, इस पर अभी बात नहीं की। कोई बात नहीं। वस्तुतः लॉर्ड मैकाले और थॉमस बेबिंगटन ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, अलग अलग नहीं है। आप गूगल करेंगे और गूगल में जाकर के शिक्षा का जनक, भारत में शिक्षा का जनक, ऐसा अगर टाइप करेंगे तो आपको नाम मिलेगा लॉर्ड मैकाले। और भारत में शिक्षा का भगवान, यदि आप ये लिख करके गूगल में टाइप करेंगे, अभी भी चेक कर सकते हैं, तो आपको थॉमस बेबिंगटन या लॉर्ड मैकाले, इन दोनों में से कोई भी नाम मिल सकता है। ये लॉर्ड मैकाले या थॉमस बेबिंगटन जो व्यक्ति है, ये लंदन या यूं कहें कि विदेश में शिक्षित, एजुकेटेड व्यक्ति था, बहुत शिक्षित व्यक्ति था। वर्तमान में कह सकते हैं कि आईएएस लेवल का व्यक्ति था, वहां की संसद का सदस्य था। ये अब सुमन माता जी ने जो बात की उसके साथ अब यहां पर आते हैं कि ये भारत आता है, भारत में विजिट करता है, देखता है भारत को, अपने आप नहीं आता है, इसको भेजा जाता है। ये पूरा प्लान है, ये पूरा पेपर वर्क है, ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही आया है, पेपर वर्क पे आया है। अच्छा, लॉर्ड मैकाले हमारे देश में आया और उसने एक शिक्षा व्यवस्था जो 1835 में अपने यहाँ पहला स्कूल स्थापित हुआ, 1835 में। उस शिक्षा का नाम क्या था, आप में से कोई बताएं?
चलिए मैं बताता हूं। मैकॉले एजुकेशन, वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था काम कर रही है हमारे पूरे देश में, उस शिक्षा का नाम है मैकॉले एजुकेशन। उस मैकॉले एजुकेशन में आपकी एनसीईआरटी, सीबीएसई, ये सब कुछ आ जाता है, XYZ, जितना भी कुछ तामझाम है ना, जिसको आप हिंदी, जिसको आप संस्कृत समझ के भी, जिसको आप शास्त्र समझ करके भी पढ़ रहे हैं ना विश्वविद्यालयों में भी, जो एमए और ये पीएचडी और ये सब कर रहे हैं, आप वेदों पर इन सब पर कर रहे हैं, बहुत बड़ा अंतर नहीं है, ये ध्यान रखिए। लोगों को बड़ा भ्रम है कि मैंने तो अमुक विषय से संस्कृत में पीएचडी की है, तो ये ध्यान रखिए, ये कोई बहुत अलग से नहीं है। आप ये सोचे कि हम तो लॉर्ड मैकाले से बच गए, सिस्टम वही है, बस चीजें थोड़ी सी बस बदली गई हैं, सिस्टम वही है। एक उदाहरण देता हूं, आप कहेंगे कि आप कैसे कह सकते हैं। गुरुकुल कांगड़ी जैसे संस्थान में ग्रेजुएशन आप करने जाएं योग से या संस्कृत से, तो वहां पर योग में आपको योग दर्शन जो शास्त्र है, उस शास्त्र के प्रणेता महर्षि पतंजलि और उस पर भाष्य, जो सर्वाधिक प्रामाणिक भाष्य माना जाता है, वो महर्षि व्यास का माना जाता है। लेकिन जानते हो वहां पर सूत्र योग दर्शन के रहेंगे, लेकिन व्याख्याएं किन लोगों की रहेंगी? पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, ऐसे ऐसे लोगों की व्याख्याएं रहेंगी। और योग दर्शन से, योग दर्शन शास्त्र को आधार बना करके वो ऐसी ऐसी क्रियाएं, ऐसी ऐसी चीजों को कंपलसरी बताते हैं और उसको नाम देते हैं कि ये योग दर्शन में है। तो बदला नहीं है बहुत कुछ, ये ध्यान रखिए, सिस्टम वही है, बस चीजें थोड़ी सी आपको डाइवर्ट किया है। एक और बात, एक और रेफरेंस इसमें जोड़ता हूं, इस रेफरेंस को बड़े अच्छे से ध्यान से समझ लेंगे। वेद से पीएचडी करने वाले, वर्तमान में पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, वेद पर अपना अध्ययन पूरा करने वाले अधिकांश, या मैं कहूं लगभग सभी, वेद में एक उक्ति आती है, अष्टापदी गौ आलम पनिया। आप जो वेद में पीएचडी धारी जो लोग हैं, उनसे पूछिए कि इस, आप वेद से पीएचडी किए हुए प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जो भी हैं, इस उक्ति का अर्थ बताइए। जानते हो किसका अर्थ पढ़ाया जाता है वहां? मैक्स मूलर का, सायण का, महीधर का, उव्वट का। और ये जानते हो कौन लोग हैं? ये इसी सिस्टम के, ये जो मैकॉले सिस्टम है ना, इसी सिस्टम के चमचे ही हैं, बस अलग नहीं है कुछ भी। इसका भाष्य पढ़ाया जाता है अष्टापदी गौ आलम पनिया का, कि 8 पैरों वाली गाय को काटकर यज्ञ में आहुति देने से यजमान स्वर्ग को जाता है। अच्छा, मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूं, आपके भीतर आ भी गया होगा, 8 पैरों वाली गाय होती है क्या? होती है क्या? कोई उत्तर दे। जी, जो गर्भिणी गाय है वो होगी। देखिए, बुद्धि का दिवालियापन देखिए, बुद्धि की निकृष्टता देखिए। ये व्यक्ति कहता है, ये मैक्स मूलर का भाष्य है, गूगल पे सर्च कर सकते हो, कोई भी बात बिना रेफरेंस के नहीं बोलूंगा। ये कहता है कि ऐसी गाय जो गर्भिणी हो और जिसके भीतर एक शिशु पल रहा हो, ऐसी गाय की हत्या, यानी 2-2 हत्याएं एक साथ करके ऐसी गाय के मांस की आहुति यज्ञ में देने से यजमान स्वर्ग को जाता है। तो अंतर नहीं है, ये ध्यान रखिए। इसका सही अर्थ भी बता देता हूं। अष्टापदी, 8 पदों से युक्त गौ, गौ शब्द के यदि निरुक्त में देखोगे तो गौ शब्द के कई अर्थ हैं। वाणी अर्थ है, किरण अर्थ है, गाय अर्थ है, पृथ्वी अर्थ है, अनेकों अर्थ वहां पर मिलेंगे। लेकिन इसका संक्षेप में अर्थ समझ लीजिए, 8 पदों, 8 विभक्तियों से युक्त वाणी जिसकी हो, ऐसी वाणी से युक्त जो यजमान यज्ञ करता है, उसको स्वर्ग अर्थात सुख विशेष की प्राप्ति होती है। ये इसका सही अर्थ है। वापस लौटता हूं, अब ध्यान से समझिएगा, एक एक बिंदु को नोट करते जाइएगा। ये ध्यान रखिए कि ये विषय बहुत गंभीर है, बैठ करके बनाया गया है। वर्तमान में जिस देश को आप भारत कहते हैं, इस देश का प्राचीन नाम आर्यावर्त भी है, हिंदुस्तान भी है, भारत भी है और इंडिया भी है। संसार में एक अकेला ये देश है जिसके 4 नाम है, किसी दूसरे के नहीं है। पूरे संसार में, पूरे के पूरे विश्व में केवल अकेला देश है। इसके पीछे कई सारी बातें हैं, तथ्य हैं, उस पर अभी नहीं जाते, फिर कभी उस पर चर्चा करेंगे।
हमारे इस देश भारत में दो शिक्षा व्यवस्थाएं काम करती हैं, प्राचीन काल से करती आ रही हैं, जिसको आज हम तक भी, हम लोग भी जिसको जानते हैं, जिससे परिचित हैं। उस शिक्षा को हमने कितना जाना है वो दूसरी बात है, लेकिन उस शिक्षा के नाम से हम परिचित हैं। वो दो शिक्षाएं कौन कौन सी हैं? एक है मैकॉले एजुकेशन और दूसरा है गुरुकुलीय शिक्षा। मैकाले शिक्षा पद्धति और दूसरी गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति। ये दो शिक्षा व्यवस्थाएं हमारे देश में काम करती हैं, आज भी कर रही हैं। 1835 से पहले कोई मैकाले शिक्षा पद्धति हमारे देश में नहीं थी। उससे पहले हमारे देश में केवल और केवल गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति ही थी। 1835 के बाद हमारे देश में दो शिक्षा व्यवस्थाएं काम कर रही हैं। अच्छा, संसार में कोई भी व्यवस्था हो, उस व्यवस्था का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। बिना किसी उद्देश्य के किसी व्यवस्था को खड़ा नहीं किया जा सकता। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो प्रश्न है उसी प्रश्न का उत्तर दें, केवल इससे उधर उधर ना जाएं, समय बचाएं। मैकाले शिक्षा व्यवस्था का भारत में स्थापन करने का उद्देश्य क्या था? क्या लोगों को शिक्षित करना था? क्या लोगों को चरित्रवान बनाना था? अर्थात उद्देश्य क्या था? कोई बताएंगे आप में से? आचार्य जी, लोगों को अपनी संस्कृति से दूर करना, हमारे बारे में बढ़ावा चढ़ाना करना, हमारी संस्कृति में लाना। ठीक है, यहां पर इनकी शिक्षा का मूल उद्देश्य बताता हूं। पतन, सर्वनाश। किसी परिवार को बर्बाद करना हो तो उसके बच्चे को बुरी आदतें सिखा दो, और जो उसके परिवार की पैतृक संपत्तियां था, तो उसके शुद्ध संस्कार हैं, उन संस्कारों के विषय में उसके मन में भ्रम उत्पन्न कर दो। ये दो काम किए मैकाले शिक्षा ने इस देश में। अर्थात जो भारत की मूल आत्मा थी, गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था, उसके विषय में भ्रम उत्पन्न कर दिया, और हमारे बीच में हमें कुछ ऐसी, हमारे बच्चों को, क्योंकि परिवार बच्चे से ही है, अगर किसी परिवार का बच्चे को कुछ गलत चीजें सिखा दी गई सही बोल करके, अब चाहे आप कुछ भी बने बैठे रहो, आपका वंश गया, डेफिनेटली गया। मैकाले शिक्षा का उद्देश्य हमारे देश की मूल आत्मा गुरुकुलीय शिक्षा, इसको नष्ट करना था, इसको पतन की गर्त में धकेलना था। अच्छा, एक और शिक्षा काम करती है जिसको लेकर के हम बड़े उत्साहित रहते हैं, गुरुकुलीय शिक्षा। तो क्या आप में से कोई ये भी बताना चाहेंगे कि गुरुकुलीय शिक्षा का क्या उद्देश्य था? कक्षा में सम्मिलित होइए, केवल सुनने के लिए, जैसा मैंने शुरू में कहा, केवल सुनिए मत। कक्षा का मतलब कक्षा, विद्यार्थियों की तरह। हम एक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं भाई। जैसे हमने कहा, मैकाले शिक्षा, वर्तमान में दो शिक्षाएं हमारे देश में काम कर रही हैं। मैकाले शिक्षा का उद्देश्य हमने देखा पतन, और पतन को हमने दो दृष्टि से देखा। भाई, किसी परिवार को पूरी तरह बर्बाद करना, तो उसके बच्चे को गंदी आदतें सिखा दो, और उसकी जो अच्छी आदतें हैं, उन अच्छी आदतों को लेकर के उसके मन में भ्रम डाल दो। ऐसे ही यदि ये पक्ष मैकाले शिक्षा का उद्देश्य हो गया, इस व्यवस्था का उद्देश्य ये हो गया, हम ये भी तो जानना चाहेंगे कि हमारी, जिसको हम गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था मानते हैं, इसका क्या उद्देश्य था। मेरा प्रश्न स्पष्ट है? अच्छा, ये तो बताएं पहले, मेरा प्रश्न स्पष्ट है सभी को? जी गुरु जी, अपनी संस्कृति से कनेक्ट है ना? जी जी। और हाँ जी आचार्य जी, जी सुमन माता जी, गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि अपनी संस्कृति, वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों और दिनचर्या इत्यादि की जानकारी या वो संस्कार, वो शिक्षा विद्यार्थियों में प्रेरित की जाए, ताकि हमारे देश के लिए अच्छे धार्मिक, सात्विक
नागरिक मिले, जी जहां तक मैं समझती हूँ। जी, म्यूट कीजिए। जैसा कि बात करने को, व्याख्या करने को बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं और बहुत बातें की जा सकती है, लेकिन हमें संक्षेप में हमें केवल वो बातें पकड़नी है जिससे हम यानी जो बड़े अभिभावक हैं वो भी कनेक्ट करें, जो हमारे बच्चे जुड़े हैं, क्योंकि ये विषय जो डिजाइन किया, ये विषय डिजाइन ही विशेष रूप से बच्चों के लिए किया, क्योंकि मैकालो ने हमारे बच्चों के ऊपर काम किया है और हम भी इस बार अपने बच्चों के ऊपर ही काम करेंगे। इस पर बाद में आऊंगा। यानी गुरुकुलीय शिक्षा जो है, ये जो व्यवस्था है, इसका उद्देश्य उत्कर्ष, उन्नति। दो शिक्षा व्यवस्थाएं हैं, मैकाले शिक्षा और गुरुकुलीय शिक्षा। हमने इन दोनों के उद्देश्यों को देख लिया। आओ एक प्रश्न समझ लेते हैं, ये शिक्षा शब्द का क्या अर्थ है? शिक्षा कहते किसे हैं? अगर आप सहभागिता नहीं रखेंगे तो फिर लाभ नहीं है। जो आपके पास है वो आना तो चाहिए। शिक्षा शब्द से आप क्या समझते हैं, क्या अर्थ है? आचार्य जी मैं बता सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बताओ बेटा। आचार्य जी, शिक्षा शब्द से मतलब ये है हमारा कि कोई सा हमारा कुछ जैसे पूरा हमारा कोई सा रीजनल नॉलेज है वो हम लें, या फिर कोई सा दूसरे टाइप का एक्सपीरियंस लेना, उसको शिक्षा कह सकते हैं हम। कोई भी हमें शिक्षा दे सकता है, वो बड़ा छोटा बड़ा। ठीक है। और कोई बताएंगे शिक्षा शब्द का क्या अर्थ है, क्या समझते हैं आप इससे? आचार्य जी हम बोले? हाँ बताओ। शिक्षा से मतलब हम अपना व्यवहार करना सीख जाएं और अपने कार्यों को करना सीख जाएं, किससे कैसा व्यवहार करना है और क्या क्या कार्य कैसे किया जाता है, और इन सब के बारे में। ठीक है। और कोई? जो वर्ण ज्ञान है उसके विषय में जानना। जी दीपक जी कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, शिक्षा का मतलब होता है कि आचरण, चरित्र और आत्म विकास और बौद्धिक विकास और का विकास होना और समाज में अच्छा नागरिक बनना और उन्नति पे जाना। जी दीपक जी म्यूट कर लीजिए अपने। हमारी आधुनिक शिक्षा में जो है 12वीं के बाद पढ़ाए जाते हैं 2 सब्जेक्ट, एक होता है साइकोलॉजी मनोविज्ञान जी, और एक होता है सोशियोलॉजी समाजशास्त्र जी। ये उस टाइम गुरुकुलीय शिक्षा में आरंभ से ही पढ़ाए जाते थे जी। तो सोशियोलॉजी में बढ़िया नागरिक बनना, देश को ऊंचाई पे ले जाना, समाज को ऊंचाई पे ले जाना अपने, और जो है साइकोलॉजी में मनोविज्ञान के स्तर को ऊंचा रखना और चरित्र विकास करना अपना। जी दीपक जी। चरित्र का विकास। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया जाता था गुरुकुलीय शिक्षा में किया जाता है। जी म्यूट कीजिए दीपक जी। हाँ जी स्मृति जी आपने हैंड रेज किया, आपकी ध्वनि नहीं आ रही है स्मृति जी। चलिए, बहुत सारी गंभीर बातों में, बहुत सारी ऐसी बातों में नहीं आएंगे जो केवल बातें चलती हैं। जैसा कि मैंने कहा, शिक्षा शब्द का अर्थ है सीख। ध्यान से समझिए, विषय पर बहुत सारी बातें होती हैं, विषय की मूल आत्मा समझ में नहीं आती, आत्मा समझ में आनी चाहिए विषय की। शिक्षा शब्द का अर्थ होता है सीख। सीख को कनेक्ट करते हैं, देखो कैसे। सीख अच्छी भी हो सकती है और सीख बुरी भी हो सकती है। शिक्षा शब्द का अर्थ है सीख। अगर हम ऐसे माने, जैसे कि दीपक जी ने अभी कई सारी व्याख्याएं बताई, जैसे सुमन माता जी ने वर्ण शिक्षा बताई, जैसे अभी अभिनव अपना बता रहा था कि आचार्य जी ऐसा है, तो मैकाले नाम की जो ये शिक्षा काम कर रही है, फिर इसका क्या अर्थ है? इसलिए हमें एक ऐसा शब्द ढूंढना पड़ेगा जो दोनों के साथ कॉमन हो और कनेक्ट हो सके, रिलेट हो सके दोनों के साथ। शिक्षा शब्द का अर्थ है सीख, व्याकरण के अनुसार भी सटीक है। सीख दो प्रकार की होती है, एक अच्छी सीख
और एक 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 अच्छी सीख और एक बुरी सीख। जी अच्छी सीख का परिणाम, अच्छी सीख का उद्देश्य है उन्नति, निरंतर बढ़ना, सक्सेस कह सकते हो उसको। अच्छी सीख होगी, अच्छी शिक्षा होगी तो उन्नति की ओर बढ़ेगा। उन्नति करने से क्या मिलेगा? सुख। सुख का परिणाम किस रूप में आएगा? वो आएगा शांति के रूप में। अच्छी सीख का परिणाम क्या होगा? उन्नति, सक्सेस। उससे क्या मिलेगा? सुख। और सुखी स्थिति वाला, सुखी चित्त वाला, सुखी मन वाला किसको प्राप्त हो जाएगा? शांति को। और शांति में एक बड़ी अच्छी चीज होती है, निर्भयता। ऐसे ही अब बुरी सीख को देख लेते। बुरी सीख क्या देती है? बुरी सीख अवनति की ओर ले जाती है, पतन की ओर ले जाती है। पतन की ओर जब चलता है कोई भी, परिणाम क्या मिलता है? दुख। और दुख से फिर उसकी स्थिति कहां पहुंचती है? अशांत, क्लेशित। और जो अशांत है, क्लेशित है, वो निश्चित रूप से वो भयाकुल है, भयाक्रांत है, भय से चारों ओर से दबा हुआ है, घिरा हुआ है। तो अच्छी सीख जिसका परिणाम हमें मिला अभय के रूप में, शांति के रूप में, इस शांति और इस अभयता को संस्कृत में कहते हैं विद्या। क्या कहते हैं संस्कृत में? विद्या। अभिनव क्या कहते बेटा? विद्या। ठीक है। और इसी बुरी सीख की परिणति जो अवनति, दुख, अशांति और डर के रूप में जो परिणत हुई है, इसी को कहते हैं अविद्या। अर्थात शिक्षा शब्द के अर्थ के रूप में हमने एक चीज निकाली, सीख। और सीख दो प्रकार की होती है। मैकाले ने भी हमें सिखाया है। क्या सिखाया है? गुलाम बनना, अपनी संपत्ति को संपत्ति ना मानना, विपत्ति मानना। जब तक योग योग रहा तब तक योग को हमने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जिस दिन योग से योगा हुआ तभी हमने उसको तुरंत स्वीकार किया। पूरे भारत ने, विश्व ने तो किया है कि नहीं किया, लेकिन पूरे भारत के लोगों ने जरूर किया। अच्छा, जब तक ये योग रहा तब तक नहीं किया। देखो, ये है शिक्षा का सीख अर्थ लेने से लाभ। तो अच्छी सीख का परिणाम शांति के रूप में, अभयता के रूप में, और अच्छी सीख को कहेंगे विद्या। यानी जो शांति वाली स्थिति, जो शांत है वो विद्यावान है। विद्या से होता क्या है? विद्या की परिणति किसमें है? अर्थात विद्या से मिलता क्या है? क्या प्राप्त होता है विद्या से? कोई बताएं आप में से? नॉलेज। जानकारियां। ठीक है। और कोई बताएंगे? चलिए मैं बताता हूं। विद्या। जी दीपक जी बताएं। विद्या से चारित्रिक, बौद्धिक, मानसिक और जो है जीवन के सभी सत्रों पर विकास होता है। बहुत बढ़िया जी। हमें संक्षेप में पकड़ना है हर बात को। मैं पूरे विषय को दोहरा दूंगा, सिंहावलोकन करा दूंगा। अभी यहां समझिए, मेरे पीछे आप सब रिपीट करेंगे, म्यूट ही रहेंगे लेकिन बोलेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है आपसे। ये पक्की हो जाएंगी चीजें। देखो, विद्या की परिणति, विद्या से प्राप्त क्या होता है, तो मेरे पीछे दोहराइए। सा विद्या या विमुक्तये। मैं फिर दोहराता हूं एक बार, आप फिर दोहराएंगे। सा विद्या या विमुक्तये। इसका अर्थ बता देता हूं। सा माने वही, विद्या माने विद्या, या माने जो विमुक्तये मुक्ति की ओर ले जाए।
इसका अर्थ होगा विद्या वही जो मुक्ति की ओर ले जाए। और मुक्ति किसे कहते हैं? तो देखो अभी हमने जो निकाला था, शांति जिसमें हो, जिसमें अभयता हो, सर्वत्र भय की कोई स्थिति नहीं, अशांत, क्लेश, कोई बात ही नहीं बचती। इसे कहते हैं विद्या की परिणति। विद्या से ये प्राप्त होता है, यानी ये विद्या का उद्देश्य है, ये इसको कहते हैं विद्या। यानी संसार में जो भी एजुकेशन हो, नॉलेज हो, जानकारियां हो, इंफॉर्मेशन हो, एबिलिटीज हो, कुछ भी हो जो आपको मुक्ति की ओर ले जाएं, उनको क्या कहेंगे? विद्या। और ठीक ऐसे ही अविद्या, तो इससे उल्टा कर दीजिए, जो आपको दुखों की ओर ले जाए, जो आपको बंधन की ओर ले जाए, वो अविद्या। एक और प्रश्न और उसके बाद पूरे विषय का सिंहावलोकन करेंगे। वर्तमान में हम जिस भी शिक्षा से संबंध रखते हैं, हमारे बच्चे और हम सभी, क्योंकि हम सब ने कुछ ना कुछ अवश्य पढ़ा है। केवल बात कहने के लिए बात मत कहना, क्योंकि मैं भी बैठा हूं यहां, ये ध्यान रखिएगा, मेरे पास भी अनुभव है। केवल बात नहीं कहना, वो कहना जो सच है, जो वास्तविकता है, जो हमारी ये पढ़ाई है वर्तमान में, जिसको हम मैकॉले एजुकेशन कहते हैं। इस पढ़ाई का हमारे जीवन में कितना प्रयोग हो रहा है? कोई भी बताएं, कोई भी, बच्चों से लेकर के बड़ों तक का। और बड़े तो विशेष रूप से आपने और हमने जो जो कुछ पढ़ा है, जिस भी शिक्षा व्यवस्था में पढ़ा है, उसका जीवन में कहां और क्या प्रयोग हो रहा है? कोई भी बताएं संक्षेप में। इसका उपयोग जी प्रोफेशन में हो रहा है, व्यवसाय में। इसमें नैतिकता नहीं है, सिर्फ प्रोफेशन है, व्यवसाय है। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, अभिनव। नमस्ते आचार्य जी, मैं अभिनव। जी नमस्ते। तो मेरे नजरिए से तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बच्चे और हम सिर्फ पढ़ना और शब्दों को पढ़ना और लिखना सीख रहे हैं, जो आज की एजुकेशन मिल रही है बच्चों को, और उसका मतलब बेनिफिट कुछ नहीं है, ना मानसिक ना शारीरिक। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। गुरुकुल व्यवस्था को मैं ज्यादा उचित समझती हूँ। जी, इस पर विचार करें। देखिए, एक होता है मैं समझती हूं या मैं समझता हूं, और एक है होता है। ऐसा होना चाहिए और ये हो सकता है, इन दोनों में बड़ा अंतर है। शब्द सरल है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ऐसा होना चाहिए, अगर मुझसे कोई पूछे क्या होना चाहिए, मोक्ष होना चाहिए, सा विद्या या विमुक्ति, मुक्ति होनी चाहिए। लेकिन क्या हो सकता है, मैं क्या कर सकता हूं? देखो, पढ़ाई का प्रयोग क्या है, मैं बताता हूं। जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि हमें केवल प्रोफेशनल बनाना, और प्रोफेशनल बताता हूं कैसा प्रोफेशनल। वर्तमान में मैकॉले शिक्षा जो चल रही है, प्रचलित है और अंधी दौड़ है, अंधी, जिसने हमारी संवेदना, नैतिकता, दया, परोपकार सब समाप्त कर दिए हैं। आज हम जैसे कहते हैं मनुष्य नहीं है, हम मशीन है। मशीन कैसी मशीन है? सब जानते हैं, सबको पता है, सुबह उठने से लेकर के और रात्रि में सोने तक मनुष्यों वाली तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन वास्तव में इंसान या मनुष्य जैसी तो कोई बात है ही नहीं, केवल मशीन की तरह। जैसे एक रोबोट है, उस रोबोट में सिस्टम है और सिस्टम में कुछ चीजें फीड कर दी जाती हैं उस फ्रीक्वेंसी पे, बस वो रोबोट वैसे ही काम करता है। ठीक, हम भी ऐसे ही काम करें। ये है हमारे जीवन में पढ़ाई का प्रयोग। बहुत सारी चीजों को नकारना भी ठीक नहीं है। देखो, मैकॉले शिक्षा, इसको बुरी तरह से मैं भी नहीं नकारता। जो इस पक्ष में कि केवल गुरुकुल सर्वस्व, बिल्कुल आप एक तरफा सोच रहे हैं, आप आग्रही हैं। आग्रह नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं एक बात कहता हूं, प्रासंगिकता जिसकी जो है उसको वैसा स्वीकार करना चाहिए, और ये सही है, ये न्याय है। और विद्यावान लोगों के भीतर न्याय ही होना चाहिए। विद्या सबसे पहले न्याय करना ही सिखाती है, स्वयं के साथ भी और अन्य सभी सत्ताओं के साथ भी। देखो,
निश्चित रूप से मैकॉले शिक्षा हमें एक मशीन बनाती है, हमें एक नौकर बनाती है, हमें एक गुलाम बनाती है। निश्चित बात है, हमें केवल पैसा पैसा पैसा, सब कुछ सारे संसार को नष्ट करके, भ्रष्ट करके, सारी प्राकृतिक संपदाओं का सर्वनाश करके, सब कुछ उजाड़ करके हम ऐश्वर्य इकट्ठा करना चाहते हैं, ऐश्वर्य इकट्ठा करते हैं। ये हमें मैकॉले शिक्षा सिखाती है। ये मैकॉले शिक्षा का हमारे जीवन में प्रयोग है, ये हमें दिख रहा है। उदाहरण के लिए मैं कहता हूं, आज अगर रोड पर एक एक्सीडेंट हो जाए, बहुत सीरियस कंडीशन है, कि आपके पास गुरुकुलीय जिस शिक्षा को आप सर्वस्व मान रहे हो, क्या आपातकालीन स्थितियों के लिए कोई गुरुकुल, कोई आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है आपके पास पूरे विश्व में कहीं भी ऑपरेट करने से संबंधित? देखो, पहले क्या रहा उसकी बात मत करना, वर्तमान की बात कर रहा हूं। जैसा मैंने कहा, होना मोक्ष चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा ना। होना गुरुकुल चाहिए, सर्वस्व गुरुकुल होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा। इसलिए एट दिस मतलब प्रेजेंट में क्या है उसको देकर के हम बात कर रहे हैं। अगर कोई भी ट्रांसप्लांट कराना है, क्या कोई भी गुरुकुल का कोई ऐसा है चिकित्सा विभाग जहां पर कुछ भी ट्रांसप्लांट कराया जा सके? नहीं। इसलिए सब कुछ को नकार देना ठीक नहीं है। दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। समन्वय, विद्या समन्वय करना सिखाती है, और यही हमें सीखना है। विद्या हमें समन्वय करना सिखाती है, क्योंकि पूरे विषय को बांधता हूं। देखो, जिस विद्या की हम बात करें वो ऋषियों की विद्या, वो वेद विद्या है, और उस वेद विद्या के आधार पर एक सूत्र हमें मिला, बड़ा बहुत ही मतलब सुंदर है, बड़ा ही भीतर रोमांचित कर देने वाला। वो कहते हैं, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। हाँ, जिससे अभ्युदय और निश्रेयस, जिससे वर्तमान सर्व ऐश्वर्य, सब प्रकार की अनुकूलताएं, सुख के साधन, अगर धन ही नहीं होगा, व्यवस्थाएं ही नहीं होगी, तो सुख कहां से होगा? किसी का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल है ही नहीं, वर्तमान में जो भी मेडिकल का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ मैकॉले एजुकेशन पे, अगर है ही नहीं, एक भी नहीं है, तो कैसे करोगे? मर जाएगा वो व्यक्ति। जिसका अभ्युदय था, जीवन ही नहीं बचा, वो निश्रेयस के लिए क्या प्रयास करेगा? इसलिए नकारना ठीक नहीं है। समन्वय कैसे? तो समन्वय ये है, विद्या जिसकी बहुत प्रासंगिकता, विद्या हमें समन्वय करना सिखाती है, न्याय करना सिखाती है, निष्पक्षता सिखाती है। हमारे निर्माण में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये ही हमें दृष्टि देती है कि वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था काम कर रही है, इसको सर्वथा बुरा भला नहीं कह सकते। जैसा कि आज इसके ऊपर खूब कीचड़ उछाला जाता है, दिन रात 24 घंटे 365 दिन हमारा व्यवहार प्रायः इंग्लिश, हिंदी, फारसी, उर्दू और अन्य कई समाज में बोले जाने वाली बोलियों के बीच में होता है। लेकिन एक दिन हम हिंदी दिवस मनाते हैं और जी भर के कोसते हैं अन्य भाषाओं को। बस ऐसा ही है। हम सब गुरुकुल गुरुकुल कहते हैं, और गुरुकुल के नाम पर अन्य सभी शिक्षाओं को जी भर के कोसते हैं। अन्याय है, सीधा, स्पष्ट, सीधा। इसलिए हमें न्याय की ओर बढ़ना है। ये बात मुख्य रूप से अभिभावकों के लिए थी, और बालक भी इससे रिलेट होंगे, क्योंकि मैंने विषय को बहुत संक्षेप में रखा, बहुत संक्षेप में। तो यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। उन्होंने धर्म किसको बताया, कर्तव्य किसको बताया? धर्म मतलब कर्तव्य, ड्यूटीज, कि जिससे दो चीजें सिद्ध हो जाएं, वर्तमान जीवन की सभी अनुकूलताएं, सुख साधन, और इस जीवन का उद्देश्य, मनुष्य के जीवन का, इन दोनों की सिद्धि होनी चाहिए। और ये सिद्धि किससे हो सकती है? विद्या के बल पर। एक डॉक्टर के पास बहुत पैसा है, बहुत, वर्तमान समय में भी लोगों के पास बहुत पैसा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि धन की सार्थकता और प्रासंगिकता मनुष्य के जीवन में है क्या। उनके धन का जो उपयोग है, या जो भी वो धन को खर्च कर रहे हैं,
वो किस दिशा में करें, उसकी उसकी परिणति क्या होगी, उसका प्रभाव क्या आएगा अन्य पूरे समाज पर और अन्य घटकों पर, इस पर उनका कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि उन्हें ये ही नहीं पता कि जीवन में, मनुष्य के जीवन में धन या किसी भी ऐश्वर्य की प्रासंगिकता और सार्थकता क्या है। विद्या हमें यही सिखाती है कि संसार की कोई भी वस्तु हो, धन हो, ऐश्वर्य हो, संपत्तियां हो, एजुकेशन हो, व्यवसाय हो, संबंध हो, कुछ भी हो, इन सब की हमारे जीवन में क्या प्रासंगिकता है और इनकी सार्थकता कब हो सकती है। जिस भी मनुष्य के पास, चाहे वो बालक हो, युवक हो, वृद्ध हो, चाहे कोई भी हो, जिसके भीतर ये समझ एक बार आ गई, समझ लो अब वो विद्या के पथ पर चल पड़ा है। और यही विद्या का पथ जहां निर्बाध रूप से संचालित होता है, उस शिक्षा का नाम है गुरुकुलीय शिक्षा। लेकिन वर्तमान में यदि केवल अपने भारत देश की बात करें, यदि सारे बच्चों को हम आज थोड़ी देर के लिए अभ्युपगम से समझते हैं, कि थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, जैसा गणित वाले करते हैं कि माना कि सारे बच्चों को हम गुरुकुल में भेजना चाहें, क्या गुरुकुल है इतने? क्या देश की सारी व्यवस्थाएं केवल मात्र गुरुकुल से चल जाएंगी? नहीं चलेंगी, निश्चित रूप से नहीं चलेंगी। इसका दूसरा पक्ष देखिए, ऐसे बहुत सारे अभिभावक हैं, ऐसे बहुत सारे माता पिता हैं और ऐसे बच्चे तो सभी हैं जो वर्तमान में प्रचलित इस गधा दौड़, इस भेड़ चाल, मैकॉले शिक्षा में अंधे होकर के बस भाग रहे हैं और इससे बहुत दुखी हैं। अनुभव करते हैं बच्चे तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन उनके अभिभावक भी कहीं ना कहीं ये अनुभव करते हैं कि हमारे बच्चों के लिए कुछ उत्कर्ष हो, कुछ उत्कृष्ट होना चाहिए, कुछ श्रेष्ठ होना चाहिए। बच्चों के ऊपर इतना बर्डन है, इतना स्ट्रेस है, इतना बोझ है, इतना दबाव है, वो उस बालक का पूरे दिन का व्यवहार उस भाषा में है जो इस देश की आत्मा है, लेकिन उसकी शिक्षा किसमें हो रही है? दूसरी शिक्षाओं में। और वर्तमान में समाज में इस बात को स्टेटस मान लिया गया है, इस विकृति को, इस मानसिक अवसाद को स्टेटस मान लिया गया कि जो जितनी अच्छी इंग्लिश से, जो जितनी अच्छी अंग्रेजी से पढ़ा है और अंग्रेजी में बात करता है, वो उतना ही वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल है, वो उतना ही अच्छा प्रतिष्ठित व्यक्ति है, वो आदरणीय है। और इस सबको ये बड़े बड़े मंच भी स्वीकार करते हैं, विद्या की दुहाई देने वाले। हम किस पर काम करना चाहते हैं? आइए, बालकों को रिलीफ कैसे मिले? माता पिता की इस समस्या का बहुत सारे माता पिता, बहुत सारे घर के बड़े सदस्य ये जान चुके हैं, समझ चुके हैं, समझते हैं, और वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कम से कम हम गुरुकुल में नहीं भेज सकते, उनकी अपनी कोई भी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन कम से कम हमारे बालकों को कुछ तो विद्या के सूत्र मिल जाएं, जीवन को जीने के कुछ तो सूत्र मिल जाएं जो गुरुकुल में बालकों को मिला करते हैं, जो गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मिला करते हैं। ये बहुत लोगों की इच्छा है। इस पर काम कैसे किया जाए? इस पर काम करने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए भी हैं, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में, जैसे कि बहुत लोग काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल हम ही काम कर रहे हैं, बहुत अन्य लोग भी काम कर रहे हैं। वो सीधा शास्त्र को उठा करके बालकों को पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन। वो उनके साथ कितना रिलेट हो रहा है या उनके साथ उनकी कनेक्टिविटी कितनी है, इस पर उनका अभी उतना ध्यान नहीं है। निश्चित है आ जाएगा, क्योंकि अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। जो वर्तमान में काम कर रहे हैं इस पर, उनको भी आ जाएगा। लेकिन हमने इस बात को बहुत डीपली अनुभव किया, और तब जाकर के, इससे पहले हमने एक सिलेबस डिजाइन किया था, संस्कृत फोनेटिक। इसका मूल बेस था मानव मस्तिष्क,
का विकास और वोकल कोड, यानी वोकल कोड और मस्तिष्क, इन दोनों की आपस में एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी है। जब इस कनेक्टिविटी को समझते हैं, जब इनकी इंपोर्टेंस हमें समझ में आती है, तब हम समझ सकते हैं जो हम सब ये चाहते हैं कि हमारे बालक बुद्धिमान हो। अगर हमें बेस ही नहीं पता तो हम भवन कैसे बनाएंगे? अगर नींव ही नहीं रखी गई है अच्छे प्रकार से, नींव की ही समझ नहीं है, तो भवन ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, और अगर टिकेगा तो अशांत रहेगा, क्लेशित रहेगा, भयाक्रांत रहेगा, डिप्रेस्ड रहेगा। तो सबसे पहले हमने इसी बात को ध्यान में रख करके एक सिलेबस संस्कृत फोनेटिक नाम से बनाया, वो हमने बालकों को पढ़ाया। उसके बाद जो ये अभी बच्चा बोल रहा था ना बार बार, जब मैं प्रश्न कर रहा था, ये अभिनव है। इनकी आयु बेटा कितनी आयु? 12 वर्ष है क्या तुम्हारी? 13 है? कितनी है? आचार्य जी, मेरी आयु अभी 12 साल है, लेकिन मैं जल्दी 13 साल का होने वाला हूँ। ठीक है बेटा। 13 वर्ष का बालक इन चीजों के साथ रिलेट कर पा रहा है और वो कनेक्ट हो पा रहा है जितने अंशों में भी। लेकिन देखिए, ऐसे बहुत सारे बालक थे जिन पर हमने ये काम किया, और उनके बाद जो परिणाम आया, वो परिणाम हमारे लिए बड़ा संतोषजनक था। और इन बच्चों के जो माता पिता थे वो इतने उत्साहित थे कि अगर आपने इस तरह से ये काम शुरू किया, हालांकि फिर उसके बाद कुछ ट्रेजेडी हमारे साथ हुई, लगभग 1-1.5 वर्ष तक ऐसे ही चलता रहा, ये विषय बंद करना पड़ा हमें। लेकिन फिर से लगातार इन बच्चों के माता पिता, बहुत सारे अभी वो जुड़े भी नहीं है सभी लोग, कुछ बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, तो उन सबका ये कहना था कि आचार्य जी कैसे भी करके इसको फिर से स्टार्ट कीजिए। क्यों? सब कुछ संक्षेप में समझ लीजिए, पूरी बातों का सार, सिंहावलोकन कराऊंगा बाद में। सब कुछ करने के बाद जो भी मेंटली फिजिकली किसी भी तरह का प्रेशर है किसी भी इंसान के लिए, उसको रिलीज करने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा चाहिए। क्या आपके पास, आपके बालकों के पास, इनके पूरे के पूरे सर्किल में एक पर्सन ऐसा है जहां पर ये सब कुछ रिलीव कर सके, हो सके, जहां ये रिलीज हो जाए, जहां जिनके सामने इन्हें अपनी कोई भी बात करने में शंका ना हो, लज्जा ना हो, भय ना हो? ऐसा कोई है क्या? ऐसा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। और जितने हम बड़े हैं ना, इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, अनुभव करते हैं। बस ये प्रकल्प वही है, और इस प्रकल्प में मुख्य भूमिका, क्योंकि विद्या की भूमिका हम लेकर के ही इसलिए आए हैं। इस बार हमने ऐसा रखा है जो सिलेबस, ये सदवृत्त नाम से, यानी संस्कृत फोनेटिक के बाद ये सेकंड सीरीज है। हमने इसका कलर पैटर्न भी इस आधार पर रखा है कि किस सूत्र के साथ, किस शिक्षा के साथ, किस विद्या के साथ में क्या कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्या इमेजिनेशन होना चाहिए, बालक की कनेक्टिविटी क्या होगी, वो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके हम एक सिलेबस पर काम कर रहे हैं। उसकी हमने 2 यूनिट अभी केवल तैयार की। ये बहुत लंबा जाने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस विषय में गुरुकुल के आरंभिक शास्त्र से लेकर के और दर्शन और वेद और आयुर्वेद तक की चीजें इसमें इंक्लूड हम करने वाले हैं। तो ये लंबा जाएगा। यानी जिन बालकों के माता पिता और बालक गुरुकुल में जा नहीं सकते लेकिन चाहते हैं कि हमें गुरुकुलीय सद्विद्या मिले, उनके लिए ये स्वर्णिम अवसर है। इसका नाम है सदवृत्त। इसका अर्थ बता देता हूं, सारे बालक ध्यान से सुनेंगे। जब पहली क्लास होगी तो मैं पूछूंगा। सद कहते हैं, सद और वृत्त 2 शब्द हैं इसमें। सदवृत्त जो है इसमें 2 शब्द हैं, सद और वृत्त। वृत्त शब्द से आप क्या समझते हैं? कोई बताएंगे? कोई भी बताएं। वृत्तियां, वृत्तियां, हाँ, गौरव, मोहित, वृत्तियां, सदाचार, दिया था। कल दीदी जी ने बताया था कि सद मतलब वृत्तियां, जो अच्छी वृत्तियां। ठीक है, चलिए। तो सद कहते हैं जो हमने अभी देखा, सीख, अच्छी सीख को। जिस अच्छी सीख का परिणाम किस रूप में था? उन्नति, सुख, शांति, और शांति के बाद अभय, निर्भयता। और निर्भयता की परिणति किस रूप में हो रही है? विद्या में। तो सद किसको कहते हैं? विद्या को। और वृत्ति किसको कहते हैं? आचरण, व्यवहार।
यानी विद्या का जो व्यवहार जहां पर मिले, यानी जहां पर आचरण सीखने को मिले, क्या करना और क्या नहीं करना, इसको कहते हैं सद्वृत्त। जिसके भीतर ये समाहित हो क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य है, इसको कहते हैं सद्वृत्त। संक्षेप में कहें तो आचरण। और आचरण ही हम सबका आचरण ही है जो हमें सुख और दुख की ओर ले जाता है। कुछ पूर्व का हो सकता है, जो बैंक बैलेंस जिसको प्रारब्ध कह देते हैं, जिसको भाग्य कह देते हैं, वो एक दूसरी बात है। लेकिन मुख्य धारा में अगर देखें तो ये सिंहावलोकन देख लीजिए, कहां से हमने विषय आरंभ किया। 2 शिक्षा व्यवस्थाएं काम कर रही हैं, मैकॉले शिक्षा और गुरुकुलीय शिक्षा। व्यवस्था कोई भी हो, उसका उद्देश्य होता है। मैकॉले शिक्षा का उद्देश्य था हमारे जो बीज हैं, जो हमारी भावी पीढ़ियां हैं, यानी परिवार को बर्बाद करना हो तो बालक को बर्बाद कर दो। वो 2 तरह से होता है, एक तो उसको झूठ को सच बता करके उसे सिखा दो, यानी उसकी आदतों में उसको सम्मिलित कर दो, और उसकी जो सही चीजें हैं उनको लेकर के उसके भीतर भ्रम उत्पन्न कर दो। मैकाले शिक्षा का यही उद्देश्य था। आप पढ़ सकते हैं, वैसे परिचित भी होंगे। मैकाले का एक, जब उसने ड्राफ्ट भेजा था, ड्राफ्ट बना करके तैयार किया था, उससे पहले उसने एक पत्र लिखा था। वो पत्र आपको गूगल पर मिल जाता है। तो मूल रूप से उसका सार ये निकलता है कि ये लोग, मैंने इस देश में एक ऐसा बीज बो दिया है कि ये लोग देखने में केवल भारतीय होंगे, लेकिन इनकी आत्मा विदेशी होगी। और आज देखने को ये सब मिल सकता है। कहने को डॉक्टर है लेकिन किडनी चुरा देता है, कहने को वकील है लेकिन झूठ को सच करने की फीस लेता है, सच को झूठ करने की फीस लेता है। वकील है, प्रोफेशन है, एजुकेटेड कहते हैं उसको, कार से चलता है, रेस्पेक्टिव पर्सन माना जाता है। ऐसे किसी भी विभाग को ले सकते हैं। अच्छा, एक और बात कह देता हूं, केवल नकारात्मक पक्ष को नहीं देखना चाहिए, अच्छे लोग भी हैं, वकील भी अच्छे मिलते हैं, सब एक जैसे नहीं होते, डॉक्टर भी अच्छे भी हैं, लेकिन मूल अवधारणा क्या है, जिस व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए नकारिए मत कभी भी किसी को, अस्वीकारिए मत, उसकी प्रासंगिकता का सम्मान करना चाहिए, उसमें उसकी जो योग्यता उसको कभी नहीं नकारना। तो व्यवस्था का उद्देश्य, अर्थात मैकॉले का उद्देश्य था पतन, सर्वनाश, भारत की आत्मा को नष्ट कर दे। तो शरीर का क्या करोगे, सड़ेगा शरीर। तो भाई किसी भी मनुष्य के भीतर से आत्मा निकल जाए, शरीर क्या है, सड़ना ही है अगर उसका अंतिम संस्कार नहीं करोगे तो। भारत रूपी शरीर, इस आर्यावर्त देश रूपी शरीर की आत्मा का नाश कर दिया मैकाले ने। अब ये शरीर सड़ ही तो रहा है, इसमें जिहाद, ये वो जो सब कुछ चल रहा है, ये हर तरह जो भ्रष्ट आचरण है, भ्रष्ट आचरण मतलब उल्टे आचरण, ये सब क्या है, वो सड़ांध ही तो है, वो दुर्गंध ही तो है ये। अच्छा, गुरुकुलीय शिक्षा का उद्देश्य क्या था, उत्कर्ष, उन्नति। फिर उसके बाद हमने देखा शिक्षा, भाई 2 शिक्षाएं, मैकाले और गुरुकुलीय। तो शिक्षा किसको कहते हैं, ये तो हम सुन रहे हैं कि भाई मैकाले शिक्षा और गुरुकुलीय शिक्षा, लेकिन हमें ये भी तो पता हो कि शिक्षा शब्द का क्या अर्थ है। तो शिक्षा शब्द का अर्थ था सीख, और सीख को हमने फिर 2 भागों में डिवाइड किया, जो कि सभी के जीवन में देखने को मिलती है, और ये सबके साथ रिलेट भी हो पाएगा, अच्छी सीख और बुरी सीख। अच्छी सीख को हम जब देखते चले गए तो अच्छी सीख से उन्नति की ओर बढ़ते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। उससे क्या प्राप्त होता है, सुख। उदाहरण के लिए एक एमबीबीएस डॉक्टर, मान लीजिए एक एमबीबीएस करता है डॉक्टरी के लिए, एमबीबीएस अगर नहीं करेगा तो क्या डॉक्टरेट हो जाएगा, पहले उसको एमबीबीएस क्लियर करना पड़ेगा। अर्थात सुख, ऐश्वर्य कह सकते हो, उपलब्धि कह सकते हो, और सुख का परिणाम क्या था, शांति। अगर धन नहीं है तो शांति नहीं होगी जीवन में, अगर व्यवस्थाएं नहीं है तो शांति हो ही नहीं सकती। भूल जाइए, कितनी विद्या हो आपके पास, विद्या चाहे जितनी हो, अगर धन नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, साधन नहीं है, तो आप शांत नहीं रह सकते, बिल्कुल भी नहीं। ये झूठी और खोखली बातें बंद कर दीजिए। और शांति अर्थात निर्भयता। ऐसे ही जो बुरी सीख है उनका क्या था, अवनति, पतन। और पतन से क्या हो रहा है, दुख ही हो रहे हैं सभी, दुख है, दुख, और दुख से अशांति,
और अशांति की परिणति किसमें हो गई? भय से लबालब भरा हुआ है, दिखाता है कि मैं ये चाकू चला दूंगा, मैं गर्दन काट दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। लेकिन अगर देखें वास्तव में, जिस दिन उसको ये समझ में आ गया तो उसे पता चलेगा कि वो कितने डर में जी रहा है। ये वास्तविकता है। उसके बाद हमने देखा कि जो शांति, ये जो अभयता, निर्भयता है, ये निर्भयता क्या है? विद्या। अर्थात जहां विद्या है वहां निर्भयता है। और विद्या सा विद्या या विमुक्त, विद्या वही जो मुक्ति की ओर ले जाए, अर्थात शांति की ओर ले जाए। विद्या वो हो ही नहीं सकती जो आपको अशांति की ओर ले जाए। शिक्षा का दुरुपयोग किया जा सकता है, विद्या का भी हो सकता है, कर लेते हैं, संस्कारों के वशीभूत होकर के भी हो सकता है। लेकिन विद्या की प्रमुखता से अगर भूमिका देखें तो विद्या का दुरुपयोग प्रमुखता से नहीं होता। विद्या की परिणति है ही इसमें कि वो आपको तब तक छोड़ेगी ही नहीं, वो आपके भीतर तब तक निरंतर काम करती रहेगी जब तक कि आप विमुक्त ये ना पहुंच जाए। विमुक्ति अर्थात विशेष रूप से वहां तक ना पहुंच जाए, वो तब तक निरंतर काम करेगी, चाहे जितनी बार गिर लो, चाहे जितने पतन की ओर चले जाओ। ये विद्या की स्थिति ही ऐसी है। अगर विद्या एक बार समा गई भीतर, जिस भी बालक के भीतर, जिस भी बड़े के भी, कोई भी हो, और अविद्या वही बुरी सीख। अच्छा, इसके बाद हमने एक चीज और देखी थी, पढ़ाई का प्रयोग। ये जो वर्तमान में शिक्षा काम करे, इनका प्रयोग क्या है जीवन में? निश्चित रूप से प्रयोग है, उसको नकारिए मत। समाज में गलत संदेश जा रहा है, हंसी के पात्र बन रहे हैं हम लोग कि ये जो थोड़े से गुरुकुलीय वाले हैं ना, ये जो गुरुकुल वाले हैं, संस्कृत वाले हैं, ये छवि खराब कर रही है। क्योंकि संस्कृत में पढ़ने वाले और बड़ी लंबी लंबी शिखाएं रखने वाले, धोती बांधने वाले भी ट्रीटमेंट के लिए अंग्रेजी हॉस्पिटलों में ही जाते हैं, जाना पड़ता है। तो ये कहना बंद कर दीजिए। समाज को हम सभी से मिलकर के समाज बनता है। इन सब को रखते हुए हमने एक बात आपके साथ साझा की। इन सब चीजों को देखते हुए, क्योंकि ये व्यवस्थाएं काम कर रही हैं, उन व्यवस्थाओं का उद्देश्य हमें समझ में आता है। और प्रत्येक मनुष्य को सुख चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को शांति चाहिए। इस बात का अनुभव सब करते हैं। जो बालक गुरुकुल में नहीं जा सकते, या जिन बालकों को ये विद्या नहीं मिल पा रही है, जिनके माता पिता या बड़े चाहते हैं कि उनको ये विद्या मिले, उसी प्रकल्प को हमने सब बच्चों के लिए आरंभ किया है। फिर से हम जैसा पहले बता चुके, संस्कृत फोनेटिक नाम का एक विषय हम पढ़ा चुके, उसका सेकंड पार्ट इसको कहेंगे। और ये जो सदवृत्ति नाम का एक पाठ्यक्रम है, ये मैं बस आपको ये आश्वासन दूंगा, गारंटी कोई नहीं दूंगा। अनावश्यक रूप से दिखाया जाता, शो किया जाता, शो नहीं करूंगा। बस केवल एक बात सुन लीजिए, परिणाम जब आए तब स्वयं देखना अपने बालकों के जीवन में। बस मैं इतना कहूंगा, बालक जुड़ने के 1 महीने बाद ही, केवल 1 महीने बाद, और प्रतिदिन कक्षाएं नहीं होंगी। इन कक्षाओं का नियम भी हम ऐसे रखेंगे, बैच वाइज रखेंगे, और वो भी टाइमिंग होगी उसकी। उसमें भी ऐसे चलेगा कि एक बालक को केवल हफ्ते में 3 क्लासें अटेंड करनी है, केवल इस तरह से। यानी बहुत कुछ मनोवैज्ञानिक ढंग से, बहुत कुछ साइंटिफिक ढंग से इस बार हम लोग कर रहे हैं। पहले किया था उसको और अच्छे से मॉडिफाई करते हुए। यानी मूल विद्या ऋषियों की ही है, मूल विद्या वैदिक विद्या ही है, बस उसको हमने थोड़ा सा, उस पर हमने मेहनत की है। जो ईश्वर ने हमें बुद्धि, सामर्थ्य आदि दिया है, उसका प्रयोग करके हमने उसको मॉडिफिकेशन किया है। थोड़ा सा और चीजों के, मनोविज्ञान के साथ, रंगों के साथ, उनके साथ रिलेट करते हुए हमने इन चीजों को कंबाइन करते हुए एक तैयार किया है। उसको आप कह सकते हैं व्यवस्था, करिकुलम बोल सकते हो। ये तो केवल 1 महीने के बाद आपके बालकों में जो परिणाम होंगे, उन परिणाम को देख करके आपको ये मेरी बात जरूर याद आएगी कि मैंने कुछ कहा था। आज हमने और कल भी इन कक्षाओं के लिए जो हम पाठ्यक्रम आरंभ करने वाले हैं, इनकी भूमिका कक्षा रखिए, इंट्रो क्लास है। इसमें प्रवेश का कैसे होगा वो बात संक्षेप में समझ लीजिए।
इसमें प्रवेश के लिए जिन जिन लोगों को, अपने बालकों को, अपने परिचितों के बालकों को, जो भी ऐसा चाहते हैं, उन बालकों को इस विषय से जोड़ना है, जो भी पढ़ाना चाहते हैं, वो हमें हमारे नंबर पर, जो नंबर आपको मिले हैं, जहां से भी आपको लिंक आदि मिले होंगे, उन नंबरों पर संपर्क कर लेंगे। अपना नाम और किस स्थान से लिख करके भेज देंगे, हम उनसे संपर्क करेंगे या वो हमें संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद हम बालकों को एक तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे। ये केवल, इसको आप यूं ना समझे कि केवल ये एक क्लास है, इसको यूं समझे कि ये स्वप्न है, ये एक अभियान है और ये एक चुनौती है, ये एक युद्ध है जिस मैकॉले नाम के व्यक्ति ने भारत की आत्मा को, यद्यपि आत्मा मारी नहीं जा सकती, आत्मा अमर है, लेकिन भारत की आत्मा पर जो कुठाराघात उसने किया था, उसका निराकरण करने के लिए ये एक अभियान है, ये एक प्रकल्प है, क्योंकि किसी आत्मा को बचाना इतना सरल नहीं होता। आपका किसी का भी यदि कोई प्रश्न है तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। हाँ अभिनव, हाँ बोलो बेटा। आचार्य जी, आपने बोला था कि कि हम लोग कितना भी ये गुरुकुल संस्कृति को बढ़ावा दें, लेकिन तब भी हम लोग कहीं ना कहीं अंग्रेजों की कोई ना कोई चीजें यूज करते हैं, जैसे हॉस्पिटल। तो मेरा डाउट ये था, तो जब अंग्रेज यहाँ पे आए नहीं थे भारत में, तब गुरुकुल चलता था, तो तब ज्यादा लोग बीमार नहीं होते थे क्या? अगर बीमार होते थे तो उनका इलाज कहाँ होता था? हाँ अभिनव, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं देती हूँ। आपने कहा किडनी ट्रांसप्लांट, ये सब चीज़ें क्या इनकी ज़रूरत ही नहीं होती थी क्या? रोग होते ही नहीं थे? तो निश्चित रूप से रोग होते थे, लेकिन आज की अपेक्षा कम होते थे। और ये कम होने का कारण क्या है? जो आचार्य जी ने बताया कि जब तक योग था तब तक हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, वो योगा हुआ तब हमने उसको एक्सेप्ट किया। तो योग था, अर्थात हमारा आचरण, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, व्यवहार, शिक्षा ही ऐसी थी जो हमें रोगी होने से बचाती थी। और आजकल भी हमें एक उक्ति सुनने को मिलते हैं क्या? प्रिकॉशंस बेटर देन क्योर, बचाव इलाज से बेहतर है। सुनते हैं, बोलते हैं, पर करते नहीं हैं। तो उस टाइम पे हमारा आचरण, व्यवहार, शिक्षाएं ही ऐसी थी जो हमें इस तरह के रोगों से बचा लेती थी। और फिर भी यदि हम रोगी हो जाते थे तो सब समाधान थे, पहले उसको औषधियों से ठीक करने का प्रयत्न किया जाता था। आज भी अगर हम देखें, किडनी और हार्ट फेल कोई एक ही दिन में तो हो नहीं जाता है, सालों का समय लगता है। और उस समय में हमारा आचरण ही ऐसा होता था कि थोड़ी सी समस्या का पता चला, कुछ आदतें सुधारी, कुछ खान पान सुधारा और रोग समाप्त। तो बदलने की बात ही नहीं आती थी, और फिर भी अगर बदलने की बात आती थी तो उस चीज़ों के भी समाधान थे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। हमें कहा जाता है कि खड़े होके पानी मत पियो। क्यों खड़े होके पानी ना पियो? कहते इसका किडनी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो किडनी को बचाने के लिए ये एक आदत हम अपने आचरण में सम्मिलित कर ले, जिसकी भी किडनी में समस्या है, और ये पहले के लोग रखते थे। भोजन के तुरंत बाद हमें वॉशरूम के लिए जाना चाहिए, टॉयलेट जाना चाहिए। तो ये एक अच्छी आदत थी जो हमारी किडनी को बचाती थी और अभी भी बचा सकती है अगर हम इसको अपने आचरण में सम्मिलित कर ले। तो ये शिक्षाएं थी जो हमें रोगी होने से बचाए रखती थी। जी आचार्य जी, लेकिन आचार्य जी मेरा डाउट ये था, अगर जैसे हम लोग को अभी के टाइम में कुछ ऐसे हार्ट डिजीज हो जाता है जिसके या फिर किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसके किडनी ट्रांसप्लांट करनी रहती है, तो उस टाइम कैसे करते होंगे? हाँ डेफिनेटली बेटा, किडनी या हार्ट ट्रांसप्लांट जैसी चीज़ें उस समय में भी आसानी से हो जाती थी। और ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि उस समय में किसी युद्ध में किसी सैनिक का नाक कट गया, जिसको वहाँ आसपास के गांव के नाई ने जोड़ दिया। नाई, बार्बर जो होता है, उसने जोड़ दिया। तो आप सोचिए कि उस समय में नाई की इतनी योग्यता थी कि वो कटे हुए नाक को एज इट इज चेहरे पे फिर से फिक्स कर देता था। तो जो उस समय में इन विषयों के विशेषज्ञ रहे होंगे, स्पेशलिस्ट रहे होंगे, आचार्य सुश्रुत की तरह, आचार्य चरक की तरह, उनकी क्या योग्यता रही होगी? किडनी ट्रांसप्लांट या हार्ट ट्रांसप्लांट उनके लिए कितनी बड़ी बात रही होगी। और अभी वर्तमान में भी हमें प्राप्त होता है
शल्य क्रिया सर्जरी जिसको कहते हैं उसका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है पुराना सुश्रुत संहिता। तो उसमें ऐसे बहुत सारे सर्जिकल इक्विपमेंट्स के चित्र हैं जो आज भी सर्जरी में यूज होते हैं। दुनिया के केवल भारत के ही नहीं, विदेशों तक के डॉक्टर्स भी उसको सर्जरी में यूज करते हैं। और उसमें चित्रित सभी इक्विपमेंट्स के बारे में तो डॉक्टर पता भी नहीं लगा पाए हैं कि ये इक्विपमेंट कहाँ यूज होते थे, किस काम आते थे ये सर्जरी के यंत्र। तो ऐसा नहीं है कि उस समय में ये सब चीज़ों के लिए समाधान नहीं था और साक्ष्यों के आधार पे हम कह सकते हैं कि आज की अपेक्षा कहीं ज़्यादा डेवलप स्थितियाँ थी। अच्छा, ये आत्रेय ने हमारी आत्रेय ने हैंड रेज किया है। आचार्य जी नमस्कार, धीरज बोल रहा हूँ। नमस्ते नमस्ते जी। मैं भी आत्रेय के पास में बैठा सुन रहा था। पहले तो आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। आप दोबारा ये जो प्लेटफॉर्म आपने स्टार्ट किया है और जितने भी साथी है सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। एक शब्द मैं भी ऐड करना चाहता हूँ, अगर आप अलाउ करें तो। क्यों नहीं, बताइए। अशत में हमारी नाराजगी उस व्यवस्था से है जो हमारे आत्मिक उत्थान को मतलब रोक रही है। हमें मेघालय से पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है, बिल्कुल। उसने हमारी एक व्यवस्था को कमजोरी दी है, हमें वो व्यवस्था मजबूत करनी है। और विद्या का आप मतलब जो आपने इतना सुंदर बता, वो आत्मिक उत्थान करना ही है। और ये ज्ञान के लिए तो आत्मा का पर्यटन है, तो चलता ही रहना चाहिए। आप सब इतने सुंदर तरीके से ये जो भी आपने ये शब्द बोले हैं मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा मन खुश हुआ। मैं इसलिए बोला कि आपको धन्यवाद दे देता। मेरा गला खराब है, मैं फिर आपसे पर्सनली बात करूंगा। धन्यवाद। उमा करके कोई आईडी है? नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी मेरे पोता पोती भी जुड़ना चाहते हैं, तो कल तो उन्होंने क्लास अटेंड की थी थोड़ी सी, और आज वो जुड़े नहीं है, शायद सो गए हैं। मैं बाहर हूँ, तो ये रिकॉर्डिंग हमें भी भेज देना सर। जिस ग्रुप में ये सद्वृत्त नाम का एक समूह है उसमें हम इसको भेज देंगे, अन्य लोगों तक भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे, तो ये आपको मिल जाए। हाँ ठीक है आचार्य, धन्यवाद आचार्य। यदि आप एक काम कर सकते हैं, जिनको कहीं से केवल लिंक मिला है वो एक नंबर नोट कर लें। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर कुछ भी नमस्ते आदि भेज देंगे तो ये नंबर आपका हमारे पास आ जाएगा। नंबर लिखिए 70 17 81 63 29। इंग्लिश में दोहरा देता हूं 70 17 81 629। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अन्य किसी का कोई प्रश्न है? चलिए, आप सब लोग जुड़े, आप सबके लिए आपने इतना समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।